साथियों नमस्कार। साथियों आपका पता होगा हम लंबे समय से वीडियोस बना रहे हैं और आपको लगातार अवगत करा रहे हैं कि हमारे देश में जो भी बड़ी घटनाएं होती हैं, जो डिस्टर्बेंसेस होते हैं, जब चुनाव होते हैं तो तमाम तरह की नई नई चीज़ें देखने को मिलती हैं। इसमें अंदर की शक्तियां शामिल नहीं हैं, ये सब बाहर से कराया जा रहा है। आपको याद हो तो इस बारे में हम आपसे डिस्कशन कई बार कर चुके हैं और लोगों ने हम पर तमाम तरह के इल्ज़ाम भी लगाए कि हम तो साहब गवर्नमेंट का ही फेवर करते हैं, हम तो साहब एक पक्ष की ही बातें करते हैं। लेकिन आजकल में कुछ ऐसे खुलासे हो रहे हैं जिनको सुनने के बाद, जानने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे। जी हाँ, जब से यूएस में ट्रंप शासन आया है तब से ट्रंप ने जो अपने सहयोगी हैं, अपने जो साथी हैं इलॉन मस्क, उनको एक बड़ी जिम्मेदारी दे दी है और उनको डीओजीई का अध्यक्ष बना दिया है। डीओजीई एक बॉडी है अमेरिका में जिसका फुल फॉर्म है डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, यानी कि सरकार को सलाह देंगे, सरकार की जो एफिशिएंसी उसको बढ़ाएंगे, उस चीज़ का डिपार्टमेंट इनके हाथ में दिया गया है। इन्होंने हाल फिलहाल में कुछ ऐसी बातें बताई, कुछ ऐसी खबरें लीक करी जिसके बाद दुनिया एकदम सहम गई और भारत में भी अब इसकी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। और भारत में जो हमारे पीएम मोदी के एडवाइजर हैं संजीव सन्याल जी, उन्होंने ट्वीट करके ये बताया है कि डॉज ने जो बात कही है कि यूएस एड के द्वारा लंबे समय तक पैसा दिया जा रहा था, अलग अलग देशों में ये पैसा पहुंचाया जा रहा था और इस पैसे का उपयोग सरकारों को गिराने में, सरकारों को अस्थिर करने में और किसी भी तरह से चुनावों को प्रभावित करने में यूज किया जा रहा था। आप समझ पाए बात? देखिए मैं बताता हूं पूरी बात। 1961 में यूएस में एक बॉडी बनाई गई या कहीं एक व्यवस्था लाई गई जिसे यूएस एड बोला जाता है। यूएस एड, यह व्यवस्था उस समय के जो प्रेसिडेंट थे JF कैनेडी, उन्होंने स्टार्ट करी थी और इसके जरिए इनका कहना था कि यूएस देशों को पैसे देगा जिससे कि देशों की मदद हो सके, कहीं पर गरीबी दूर हो सके, कहीं पर डेमोक्रेसी आ सके, कहीं पर जो है लोगों को मुसीबतों से निकाला जा सके। इस तरह से यूएस बहुत अमीर है तो देशों की मदद करेगा यूएस पैसे दे करके, ऐसा इन्होंने एक व्यवस्था करी। फिर इस व्यवस्था के तहत पैसे दिए जाने लगे। अभी तक लोगों को पता नहीं चल रहा था कि पैसे का उपयोग कैसे होता है, कैसे नहीं होता है, क्योंकि यूएस में ज्यादातर गवर्नमेंट रही है डेमोक्रेट्स की। यूएस में दो तरह की पार्टीज हैं जो मुख्यतः है, एक है डेमोक्रेट्स, एक है आपकी रिपब्लिकन। रिपब्लिकन वो है जिसके अभी ट्रंप हैं, डेमोक्रेट्स वो हैं जिसके बाइडन हैं, जिसके ओबामा थे, जिसके क्लिंटन, ये सब लोग रहे हैं। तो जब भी डेमोक्रेट्स आते हैं उनको इस चीज में बड़ी दिलचस्पी रहती है कि दूसरे देशों में कैसे अपना प्रभाव जमाया जाए, किस तरह से सरकारों को अपने अनुसार चलाया जाए, किस तरह से सरकारों को मैनिपुलेट किया जाए। उसके लिए चाहे पत्रकारों को खरीदना पड़े खरीद लो, टीवी के एंकर्स को खरीदना पड़े खरीद लो, प्रोफेसर्स को खरीदना पड़े खरीद लो, अपने तरह की न्यूज़ निकालनी पड़े निकाल दो, अमेरिका के बारे में अच्छा पढ़ाना पड़े पढ़ा दो, CIA के जरिए खुफिया जानकारी लानी पड़े ले आओ। इस तरह के प्रयास डेमोक्रेट्स वाले करते आए हैं। लेकिन चूंकि डेमोक्रेट्स का हर तरफ पूरा तंत्र फैला हुआ है तो इनको उजागर करने वाला कोई नहीं था। शायद लंबे समय बाद यूएस में एक ऐसी सत्ता आई है, एक ऐसा नेता आया है जिसने अपनी पूरी इच्छा शक्ति के साथ ये बीड़ा उठाया कि हम इन सब चीजों को उजागर करेंगे। इसमें इलॉन मस्क बड़े आगे रह करके काम कर रहे हैं और इलॉन मस्क ने कसम खा ली है कि जितना भी ये डीप स्टेट्स पीछे रह करके अपने प्यादे बिठाता था और चीजें अपने अनुसार कराता था, मैं इन सब को रिप्लेस कर दूंगा और मैं अपने आप में अब डीप स्टेट हूं जो राइट विंग का है। इन्हीं इलॉन मस्क ने, इनके पास जो डिपार्टमेंट है, उसने ये घोषणा करी, ये बताया कि जो यूएस एड नाम का जो पैसा दिया जा रहा था लंबे समय से, वो एक्चुअल में किसी की मदद पहुंचाने के लिए नहीं किया जा रहा था, वो अलग अलग चीजों में यूज करने के लिए दिया जा रहा था जिसका कुछ भी यूज हो सकता है। हालांकि इन्होंने इसका डिस्क्रिप्शन भी दिया है कि यूज क्या हो रहा था। अब देखो मैं आपको बताता हूं इसका जो यूज है। ये डॉज के एक्स अकाउंट पर बाकायदा डॉज ने खुद बताया है। देखिए कि यूएस के जो टैक्स पेयर्स हैं, जो यूएस में लोग टैक्स भरते हैं, उस पैसे को दूसरे देशों में किस तरह से यूज किया जाता है। और दूसरे देशों को लोन वगैरह नहीं दिया जाता है, वहां पैसा दे दिया जाता है और काम करवा लिया जाता है। भूल जाओ, पैसे को दे दिया यूएस ने। तो देखिए इसमें करीब करीब $10 मिलियन दिए गए हैं मोजाम्बिक में वॉलंटियर मेडिकल मिल सर्कमसिजन के लिए। अच्छी अच्छी बातों के लिए दिए गए। देखिए 9.7 मिलियन दिए गए हैं टू डेवलप अ कोहॉर्ट ऑफ कंबोडियन यूथ विद एंटरप्राइज ड्रिवन स्किल, कंबोडिया में लगाए गए। 2.3 मिलियन फॉर स्ट्रेंथनिंग इंडिपेंडेंट वॉइसेस इन कंबोडिया, कंबोडिया में बड़ा पैसा लगाया जा रहा है, आप देख रहे हैं। उसके बाद $32 मिलियन दिए गए हैं पैराग सिविल सोसाइटी सेंटर में,
$40 मिलियन दिए गए हैं जेंडर इक्वलिटी एंड वुमेन एम्पावरमेंट हब के लिए, ठीक है। $14 मिलियन दिए गए हैं इंप्रूविंग पब्लिक प्रोक्योरमेंट इन सर्बिया, सर्बिया में पैसा दिया गया है, ठीक है। 468 मिलियन टू द कंसोर्टियम फॉर इलेक्शंस एंड पॉलिटिकल प्रोसेसेस स्ट्रेंथनिंग इंक्लूडिंग 22 मिलियन फॉर इंक्लूसिव एंड पार्टिसिपेटरी पॉलिटिकल प्रोसेसेस इन मोल्डोवा एंड $21 मिलियन फॉर वोटर टर्नआउट इन इंडिया। दैट इज द थिंग, $21 मिलियन फॉर वोटर टर्नआउट इन इंडिया। भारत में लोग वोट देने आए, इसके लिए अमेरिका ने $21 मिलियन का फंड भारत में खर्च किया है। क्यों किया है भाई? भारत में क्या लोग इलेक्शन में वोट डालने नहीं आते? दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश, दुनिया में सबसे बड़े इलेक्शन जिस देश में होते हो, जिस देश में इलेक्शन की गिनती एक ही दिन में हो जाती हो, जिस देश में सबसे ज़्यादा ईवीएम यूज़ करी जाती हो, जिस देश में सबसे ज़्यादा लोग वोट डालने जाते हों, उस देश में यूएस को क्या पड़ रही है कि $21 मिलियन दे रहा है लोगों को वोट डलवाने के लिए? क्या पड़ रही है जी? और क्या यूएस की इस हरकत से वर्तमान सरकार को फायदा होगा या भूतपूर्व सरकारों को फायदा होगा? आप जानिए, ये जो बहानेखोरी है ना कि वहां पर यूथ का स्किल डेवलपमेंट करा रहे हैं, वहां पर हेल्थ से संबंधित कार्यक्रम चला रहे हैं, भारत में लोगों को वोट डालने के लिए आगे लेकर के आ रहे हैं, ये सब बहानेखोरी है। आगे देखिए, अच्छा $21 मिलियन आप पूछ रहे होंगे कितना होता होगा रुपए में, तो ये करीब करीब मान के चलिए 180 करोड़ रुपए के आसपास, ठीक है। आगे देखिए, $29 मिलियन दिए गए हैं स्ट्रेंथनिंग पॉलिटिकल लैंडस्केप इन बांग्लादेश। बांग्लादेश में जो राजनीतिक लैंडस्केप है, परिदृश्य है, उसको मजबूत करने के लिए $29 मिलियन दिए गए हैं, लगभग 300 करोड़ के आसपास। बांग्लादेश में कौन सी पॉलिटिकल स्ट्रेंथनिंग हुई है आपको भी पता है, हमको भी पता है। किस तरह से वहाँ एक चुनी हुई सरकार को उखाड़ के फेंक दिया गया और एक मोहम्मद यूनुस को, जो ना चुना हुआ है ना कुछ है, ऊपर थोप दिया गया बांग्लादेश के। और उस प्रकार उसके बाद बांग्लादेश में किस प्रकार की चीज़ें हुई है हमने भी देखी हैं, आपने भी देखी हैं। उससे पॉलिटिकल स्ट्रेंथनिंग बता रहे हैं ये लोग। यहाँ से आप पता कर सकते हैं कि इनका ये पैसा यूज़ कैसे हो रहा है, आप जानिए इस बात को। और मैं कई वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि जो बांग्लादेश में होके चुका है, जो मणिपुर में हो रहा है, जो म्यांमार में 2021 में हो गया था, ये कुछ भी इत्तेफाक नहीं है। ये सोची समझी साजिश है कि थोड़ा म्यांमार का हिस्सा, थोड़ा मणिपुर का, मिजोरम का हिस्सा, थोड़ा बांग्लादेश का हिस्सा मिलाकर के एक नया देश बनाया जाए। इसके लिए लंबे समय से फंडिंग और कार्यक्रम चल रहे हैं। जो इनकी बात नहीं मान रहा उसके सत्ता परिवर्तन हो जाता है। 2022 में पहली बार इमरान खान, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, ने यूएस के खिलाफ बोल दिया था कि देखो मैं एक पर्चा दिखा रहा हूँ, उसमें यूएस ने मुझे किस तरह से खरीदने की कोशिश करी है। जिस दिन उसने वो पर्चा लहराया था उस दिन से इमरान खान जेल में पड़ा हुआ है। इसके बाद ये दूसरी गलती करी थी शेख हसीना ने, ये बोल दिया था कि एक बड़ा देश हमको इन्फ्लुएंस करना चाह रहा है, एक दुनिया का बड़ा देश ऐसा है जो हमारे यहाँ जमीन लेना चाहता है, इसलिए लगातार इन्फ्लुएंस कर रहा है। उसके बाद शेख हसीना का ही तख्ता पलट हो गया, क्योंकि वो बड़ा देश चाहता नहीं है कि आप उसका नाम उजागर करें। और भारत में भी ये चीज़ें लंबे समय से चल रही हैं। डॉज ने ही बताया है कि यूएसएआईडी ने 2019 के इलेक्शंस को प्रभावित करने के लिए भी पैसे दिए थे और काम करवाया था। 2024 में भी इलेक्शन प्रभावित करने के लिए काम किए गए हैं। इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप ने भी इनडायरेक्टली हामी भर दिया कि हाँ ऐसा हुआ होगा शायद, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है जब एक मीडिया कर्मी ने उनसे सवाल पूछा। और सुन लीजिए, भारत में किसान आंदोलन के नाम पर जो नौटंकियां होती हैं, भारत में लद्दाख प्रोटेस्ट के नाम पर जो नौटंकियां होती हैं, ये सब सोची समझी साजिशें हैं। लद्दाख में याद कीजिए, जो सोनम वांगचुक है वो चुनावों से जस्ट पहले वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहा था। वही सोनम वांगचुक है जो चुनावों के आते आते प्रोटेस्ट को बंद कर लेता है। वही सोनम वांगचुक है जो अभी 4 दिन पहले पाकिस्तान में गया हुआ था। और वही सोनम वांगचुक है जो भारत की इंडस्ट्रीज वहाँ पर लग रही हैं रिसर्च के लिए, सैंड में रिसर्च करने के लिए, ग्लेशियर्स में रिसर्च करने के लिए, उनको लगने नहीं दे रहा है। ये कह रहा है कि इससे लद्दाख का जो एनवायरनमेंट है वो खराब हो जाएगा। और वहीं अगर देखें कि अक्साई चीन में चाइना ने कई सारी ऐसी रिसर्च एजेंसीज लगा रखी हैं जो वहाँ की सैंड में रिसर्च कर रही हैं, जो ग्लेशियर्स पिघल के आते हैं उसके पानी में रिसर्च कर रही हैं। चाइना जानबूझ करके जो ग्लेशियर्स हैं लद्दाख के उन्हें पिघला रहा है, शक्सगाम वैली के ग्लेशियर्स को पिघला रहा है, क्योंकि पिघले हुए ग्लेशियर से जो साफ पानी निकलता है और जो रेत है वहाँ की, इन दोनों का उपयोग किया जाता है सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने के लिए। चाइना उस क्षेत्र का उपयोग कर रहा है सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने के लिए। अगर उस क्षेत्र में भारत भी अपनी एजेंसी भेजता है ऐसी चिप्स बनाने के लिए, या भारत एक्सपेरिमेंट के लिए भेजता है, तो वो लगने नहीं दे रहा है सोनम वांगचुक वहाँ पर। क्यों नहीं लगने दे रहा है? क्यों ऐसा हुआ कि मणिपुर में इस तरह की घटनाएं होने लगी अचानक से? क्यों ऐसा हुआ कि भारत में खालिस्तान मूवमेंट 2020 के बाद से एकदम से तेज हो गया? क्यों ऐसा होता है कि भारत में
झूठा नैरेटिव चलाया जाता है कि मोदी डिक्टेटर है और संविधान खतरे में है, इस तरह की चीज़ें चलाई जाती हैं। इन सब पर दिमाग दौड़ाइए, दिमाग दौड़ाइए। और एक चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको, देखिए $20 मिलियन दिए गए हैं फिस्कल फेडरलिज्म इन नेपाल। नेपाल में भी आपको पता है 2-3 बार सरकारें दरसोदर हुई हैं। $19 मिलियन फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन इन नेपाल। नेपाल में भी पैसा लगा रहे हैं ये लोग। भारत का कोई पड़ोसी छोड़ा नहीं है इन लोगों ने, ठीक है। 2021 में जब बाइडेन आया था तो सबसे पहले म्यांमार में तख्ता पलट हुआ। उसके बाद 2021 में ही तालिबान शासन आया अफगानिस्तान में। उसके बाद थोड़े समय बाद 2022 में श्रीलंका में तख्ता पलट हो गया, जनता सड़कों पे आ गई। उसके बाद 2023 में आप देखोगे तो मणिपुर में हिंसा होने लगी। 2023 में आप नेपाल में सत्ता परिवर्तन देखते हैं। नेपाल में तो पिछले 3-4 साल में 3-4 बार सत्ता परिवर्तन हो गया है। और उसी वक्त अगर आप देखें 2024 में, तो 2024 में आप पाएंगे कि बांग्लादेश में तख्ता पलट हो जाता है। और 2023-24 में मालदीव भी किस तरह से हमको हड़का रहा था, किस तरह से आंखें दिखा रहा था, आपको पता है। हालांकि मालदीव चाइना की वजह से कर रहा था। तो इन सब चीज़ों को अगर आप देखें तो भारत का कोई भी पड़ोसी ऐसा नहीं है भूटान के अलावा जो भारत के लिए बिल्कुल शांति लेकर के आता हो। हर तरफ से कुछ ना कुछ चैलेंजेस भारत के लिए खड़े किए जा रहे हैं। ये महज इत्तेफाक नहीं है, ठीक है। उसके बाद $14 मिलियन दिए गए हैं सोशल कोहेजन इन माली। माली में लगाया गया है। $2.5 मिलियन फॉर इंक्लूसिव डेमोक्रेसीज इन सदर्न अफ्रीका। उसके बाद एशिया में लगाया गया। फिर इनकी सोशियो इकोनॉमिक अमंग कोसोवो, रोमा, अश्काली और इजिप्ट, इन सब कंट्रीज में पैसा लगाया गया है। ये पैसा लगाने से कैसे क्या होता है? पैसा लगाने से ब्रेन वॉशिंग होती है। पैसा दिया जाता है यूट्यूबर्स को, पैसा दिया जाता है पत्रकारों को, पैसा दिया जाता है उन एजेंसीज को जो एक ही प्रकार का प्रचार करती रहती हैं। अब आपको एक इत्तेफाक बताता हूँ, ये दोनों चीज़ें लिंक्ड हैं कि नहीं उसका फैसला आप करना। मैं एक इत्तेफाक बता रहा हूँ आपको, क्योंकि हम तो भाई देखो ज़्यादा दावे के साथ बात करेंगे नहीं, क्योंकि आप लोगों की भावनाएं हर्ट हो जाती हैं। पिछले साल जब इलेक्शन आने वाले थे उससे पहले एक शख्स वीडियो लेकर के आता है डिक्टेटर के ऊपर। केजरीवाल का राइट हैंड है ये, केजरीवाल के लिए काम करता है, आपको सबको पता है, लेकिन किसी और चीज़ों के लिए भी काम करता होगा। डिक्टेटर का लेकर के आता है, फिर एक डिक्टेटर लेकर के आता है, लगातार डिक्टेटर पर ये वीडियो लेकर के आता है और ये सिद्ध करने की कोशिश करता है कि केजरीवाल तो बहुत अच्छे नेता है। एक तो केजरीवाल के लिए लेकर के आया था, केजरीवाल वर्सेस मोदी, और एक लेकर के आया था सिर्फ और सिर्फ मोदी के लिए, और बताने की कोशिश करी कि मोदी से बड़ा तानाशाह कोई है ही नहीं। इस देश में एकदम से वीडियो वायरल हो गया और लोग जो है इसे देखने लगे और लोग प्रभावित होने लगे कि हाँ बात तो सही है। अब दूसरी चीज देखो, सेम लड़का बांग्लादेश के लिए भी डिक्टेटर का लेकर के आता है। क्यों? और आपको पता हो कि जब ट्रंप अपना इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे उस वक्त भी ट्रंप को भी डिक्टेटर बताया जा रहा था। जो विपक्षी थी कमला हैरिस, वो ट्रंप को डिक्टेटर बता रही थी। यानी कि ऊपर से कहीं से एक वर्ड कॉइन किया गया डिक्टेटर, और जितने भी चट्टे पट्टे थे सबने उनको डिक्टेटर वर्ड यूज करके उस जगह के नेता को डिक्टेटर सिद्ध करने की कोशिश करी। ये महज इत्तेफाक नहीं है दोस्तों। और देखिए ये लड़का डिक्टेटर डिफीटेड 2 महीने पहले लेकर के आया है, और उससे पहले 8 महीने पहले डिक्टेटर भगवान जो भी है लेकर के आ रहा था। ये भी डिक्टेटर पे लेके आ रहा है। अच्छा, ये दोनों ही, ये और इससे पिछला वाला, ये दोनों ही वो लोग हैं जो कभी भी आपको सरकार की तारीफ करते दिखाई नहीं देंगे। यानी कि मोदी सरकार ने पिछले 10 साल में एक भी अच्छा काम नहीं किया। इत्तेफाक है क्या ये? इत्तेफाक तो नहीं है। आगे देखिए इन सब का चचा, ये देखिए डिक्टेटर पे ये भी लेके आ रहे हैं। डिक्टेटर किसे चाहिए? कद्दू है क्या? ये भी डिक्टेटर। क्या कहेंगे आप इसे? आगे लेके आइए। OCCRP नाम का एक ग्रुप है, आपको पता होगा, मैंने वीडियो बना के बताया था कि दुनिया के कुछ पत्रकारों का एक समूह है जो ये कहता है कि हम निष्पक्ष हैं और दुनिया में सनसनीखेज पत्रकारिता करते हैं और खुलासे करते हैं। जब भी हमारे देश में संसद सत्र स्टार्ट होना होता था उससे जस्ट पहले राहुल गांधी संसद में एक हंगामा खड़ा कर देते थे और पूरा सत्र को चलने नहीं देते थे। राहुल गांधी को वो खबर पता चलती थी OCCRP के प्लेटफॉर्म से। जब OCCRP पर जांच पड़ताल हुई तो ये पाया गया कि ये जो OCCRP है ये खुद को निष्पक्ष बताता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसकी 70% जो फंडिंग आती है वो अमेरिका से आती है। एक बड़े स्केल पर फंडिंग आती है जॉर्ज सोरोस के NGO से आती है, और ऐसे तमाम लोग देखे गए जो इसको फंड कर रहे हैं, और ये सब लोग एक नेटवर्क के लिए काम कर रहे हैं। यानी कि OCCRP एक न्यूज़ कॉइन करता है, जस्ट सेशन से पहले उस न्यूज़ को राहुल गांधी पकड़ते हैं, पार्लियामेंट में खड़े होकर बार बार बोलते हैं, क्योंकि पार्लियामेंट को पूरा देश देख रहा होता है तो पूरा देश जान जाता है। अब देश ये कभी वेरीफाई करना नहीं चाहता कि ये चीज़ सही थी, गलत थी, क्या था क्या नहीं था। देश के दिमाग में बात डाल दो तो आधे लोगों को तो भ्रम हो ही जाता है कि राहुल गांधी सच्ची बोल रहे होंगे।
अब अडानी को लेकर के न्यूज़ चलाना बार बार, फिर खालिस्तान के मुद्दे को आपने देखा होगा उस पर चीज़ें चलाना, किसान आंदोलन, सो कॉल्ड किसान आंदोलन के नाम पर चीज़ें चलाना। आपने इस देश में देखा होगा रफाइल का मुद्दा छेड़ा गया कि रफाइल में साहब घोटाला हुआ है, घोटाला हुआ है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने सबको क्लीन चिट दे दी थी, लेकिन जानबूझ करके मुद्दा खड़ा किया गया। चीन अंदर आ गया है, चीन अंदर आ गया है, उस पर भी बातें चली। बाद में सब झूठ होता गया, लेकिन उस वक्त तो खबर उड़ा दी ना, जनता को तो डाउट हो गया ना। ये सब खबरें यहाँ से आती थी और ये सब यूएसए से लिंक्ड थे और सोरोस का पैसा आता था। अब इसको क्या कहेंगे आप? इस देश में कई ऐसे एनजीओज हैं जिनके पास बाहर से फंडिंग आती है और वो यहाँ से उस फंडिंग को सर्कुलेट करते हैं और अपने एजेंडा सेट कराते हैं। इसको क्या कहेंगे आप? राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के जाने भारत तोड़ो यात्रा करी थी, उस यात्रा में भी आप देखना कई सारे ऐसे लोग दिखाई दे रहे थे जो जॉर्ज सोरोस के एनजीओ से जुड़े हुए थे। उसको क्या कहेंगे आप? और उसी प्रकार से अगर आप गौर से देखें तो हमारे देश में कुछ और भी नेता थे जो लगातार इस बात को उछालते थे, जिसमें केजरीवाल नंबर 1 था। केजरीवाल उन कम्युनिस्ट लोगों में से है जो सत्ता में आने से पहले आपको शिक्षा का लालच देगा, हेल्थ का लालच देगा, और जब सत्ता में आ जाएगा तो शीश महल बनाएगा, यमुना साफ नहीं होने देगा। ये कम्युनिस्ट लोगों की पहचान है। ये महज इत्तेफाक नहीं था, ये सब लगातार क्रमबद्ध क्रम चल रहा था। जब हम इसका खुलासा करते थे तो लोग हम पर ही सवाल उठाते थे। मेरे पुराने वीडियोस पड़े हुए हैं, जा करके देख लेना। 1 साल पुराने वीडियो से लाइन से बता रखा था कि कब कौन सी चीज़ होने वाली है। अब आपके सामने प्रूफ है, अमेरिका खुद कह रहा है, अब आप हमें दोषी नहीं मान सकते। आगे अगर आप देखें तो ऐसे न जाने कितने इनके और वीडियोस देखो आप। ये देखो दिल्ली में जो हुआ दुखद है, उस पर हम वीडियो बना चुके हैं पॉलिटिकल अफेयर्स इनसाइट्स पर, लेकिन इनको तो मौका मिल गया, ये गिद्ध हैं। आगे देखिए, ये अडानी के पीछे लगातार पड़े हुए हैं। ये देखो अडानी के सवाल पर गुस्सा आ गई मोदी। इनको अडानी से क्या दिक्कत है? ध्यान देना, अडानी दुनिया के कई पोर्ट्स पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इजराइल में उन्होंने पोर्ट लिया, श्रीलंका में लिया, इंडोनेशिया में लिया, फिलीपींस में बात चल रही है। और ये सभी वो बंदरगाह हैं जहां पर चाइना भी बोली लगा रहा था। चाइना को पछाड़ के अडानी ने वो बिड जीत ली और अडानी का वहां पर काम फैल गया। इस बात को लेकर के रवीश कुमार गुस्सा है, वो दलाल पत्रकार गुस्सा है, और इस देश में राहुल गांधी गुस्सा है। बार बार अडानी को ही लेकर के क्यों आते हैं? क्योंकि अडानी इस वक्त भारत की तरफ से चाइना के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बने हुए हैं, समझ रहे हैं ना। और 2009 में प्रूफ है, मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं, 2009 में भारत के राहुल गांधी ने और सोनिया गांधी ने चाइना के साथ एक डॉक्यूमेंट पर साइन किया था। वो डॉक्यूमेंट क्या था आज तक किसी ने रिवील नहीं किया। कोई डील हुई है कांग्रेस और चाइना के बीच में। आप गौर से देखना, पिछले 10-15 साल से राहुल गांधी ने चाइना के खिलाफ एक भी शब्द नहीं बोला है। क्या कहा है? मोदी डर गया, देखा चाइना अंदर आ गया, मोदी डर गया, मोदी डर गया। और जब चाइना पीछे गया तो राहुल गांधी ने ये नहीं कहा कि चाइना डर गया। आज भी लास्ट ये चल रहा है जो सत्र, इसमें आप देखना राहुल गांधी लगातार मोदी को चेता रहे हैं कि हम तो चाइना की बराबरी कर ही नहीं सकते, हम तो चाइना के आसपास पहुंच ही नहीं सकते। भाई इतना चाइना के प्रति क्यों प्रसन्नता है आपको? इस पर किसी ने सवाल करा? तो अडानी की बिड से चाइना नाराज है और चाइना को बार बार राहुल गांधी घसीटते हैं पॉजिटिव वे में, कभी उसकी बुराई नहीं करते और अडानी को घसीटते हैं। क्या मतलब है इसका? समझिए आप बात को। आपको सिर्फ मैंने अमेरिका का एंगल बताया है और अब हिंट दे रहा हूं चाइना के एंगल की। आने वाले समय में आपको चाइना का भी इन्फ्लुएंस दिखाई देगा इन लोगों में। इसीलिए किसी भी खबर को आप जब देखें तो उसके हर पहलू को देखें, गूगल पे सर्च करें, हर चीज़ को सर्च करें, गूगल पे सब मिल जाता है। यूं ही किसी की बातों में ना आ जाए। और लंबे समय तक जब सर्च करते रहेंगे, स्कैन करते रहेंगे, तो पाएंगे कि ये सब सोची समझी साजिशें होती हैं जो देश को अंदर खोखला करने का कार्य करती हैं। समझ रहे हैं? तो आप इस खबर को और अच्छे से देखना। जैसे जैसे इसमें इंसाइट्स आएंगी हम आपके साथ और डिस्कशन करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।